हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूकेपीएससी अपर निजी सचिव यानी एपीएस की मेंस परीक्षा 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली है। तो उसके लिए 2025 का उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। पूरे 2025 के करंट अफेयर्स की ये 3 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें पहली वीडियो यानी आज की वीडियो में हम जनवरी से अप्रैल 2025 तक का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स मेरे द्वारा बनाए गए हैंड नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7895 127508 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसे आप अपना मेंस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही दिया गया है अधुनातन यानी लेटेस्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये 10 अंकों का आपका सिलेबस है। तो जैसे हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की 3 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम संपूर्ण 2025 समाप्त करेंगे। पहली वीडियो में जनवरी से अप्रैल, उसके बाद मई से अगस्त, उसके बाद सितंबर से दिसंबर। वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की भी 3 वीडियोस आपके लिए इसी प्रकार लाई जाएंगी, जिसमें हर वीडियो में हम 4-4 महीने का करंट अफेयर समाप्त करेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड इत्यादि के नोट्स भी आप चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। निबंध और आलेखन वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो पत्र लेखन वाले कंप्लीट नोट्स यदि आप चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर 7895 127508 पर आपने संपर्क करना है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपका मेंस का कंप्लीट सिलेबस है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 2025। तो पहला पॉइंट है, चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है हमारे उत्तराखंड की आन बान शान अल्मोड़ा के निवासी लक्ष्य सेन जी ने। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहली है राधा बहन, इन्हें समाज सेवा के लिए। इसके अलावा दूसरे हैं यूग और कॉलिन गेंट्जर, साहित्य व शिक्षा के लिए मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक विशेष नोट आप लोगों ने ध्यान रखना है, विनायक लोहनी जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इनका मूल निवास है उत्तराखंड अल्मोड़ा का। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बागेश्वर के गरुड़ से 6 ओखली नुमा शिलाएं प्राप्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, 8वें कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नैनीताल के हर्मिटेज भवन में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। डायरेक्ट यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, जिसमें हमारे प्यारे उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। प्रत्येक राज्य की झांकी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें तीसरे स्थान पर आया हमारा उत्तराखंड। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उत्तराखंड के स्वर्ण पदक विजेता हैं सूर्याक्ष रावत और आन्या बिष्ट। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है स्टेडियम? खटीमा में स्थित है। खटीमा के इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। उसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूपी में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंबा टिहरी के निवासी शालिनी सिरस्वाल ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 2025 में पंतनगर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने यंग एसोसिएट अवार्ड से प्रोफेसर राजेश चौसाली जी को सम्मानित किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सीएम धामी ने माधो सिंह भंडारी जी की याद में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन मलेथा टिहरी में किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं एन रविशंकर। इसके अन्य सदस्य हैं पीएस जंग पांगी जी और एमसी जोशी जी। हमारे प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में चल रहा है वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी से लागू कर दिया गया है।
अब विवाह रजिस्ट्रेशन हो, तलाक रजिस्ट्रेशन हो, उत्तराधिकार से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो सभी यूसीसी के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएंगे। अगला पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप को भी यहीं पर मान्यता दी जाएगी यूसीसी के माध्यम से, वहां पे आपने खुद को रजिस्टर करना आवश्यक है। गणतंत्र दिवस 2025 को, गणतंत्र दिवस जो कि 2025 अभी 26 जनवरी को आयोजित हुआ था, उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया, जिनके नाम है अर्जुन सिंह, वीरेंद्र सिंह कठैत, शाहजहां अंसारी, प्रमोद कुमार, सुमन पंत, राजेंद्र सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाया जाना प्रस्तावित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का यानी यूके का प्रतिनिधित्व किया है ज्योति ठाकुर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट, 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गोलापार हल्द्वानी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में टॉप जिले हैं। नंबर 1 पे उत्तरकाशी, नंबर 2 पे देहरादून और अंतिम यानी 13वें स्थान पर है नैनीताल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है हल्द्वानी में। महाभारत वाटिका से क्या मतलब है, लगभग 20-25 या 27 कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे इत्यादि है उनका उल्लेख मिलता है महाभारत ग्रंथ में। उसी ग्रंथ से संबंधित जड़ी बूटियों पेड़ इत्यादियों को रोपित किया जाएगा इस वन संरक्षण की महाभारत वाटिका में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है लीलाधर जगोड़ी जी को वर्ष 2023 के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, अष्टवर्ग क्या है, जिसमें 8 जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है। यह संरक्षण केंद्र खुलेगा हर्षिल में। कौन कौन सी इसमें जड़ी बूटियां शामिल हैं, जैसे मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ऋषभक और जीवक। और यह केंद्र जो बनेगा अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, जापान की एक कंपनी है जायका कंपनी के सहयोग से बने। आगे बढ़ते हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी काफी सम्मान की बात है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। राज्य के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जिनका आयोजन किया गया, सफल आयोजन किया गया हमारे प्यारे उत्तराखंड में। उद्घाटन की अगर मैं बात करता हूं, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर समापन की मैं बात करता हूं तो 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में इसका समापन किया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं, कुल खेल प्रतियोगिताओं की मैं बात करता हूं, 33 खेल प्लस 2 प्रदर्शनी खेल। पहले इन्हें प्रदर्शनी खेलों में शामिल किया गया था जिसमें योग और मलखंभ था, जिसमें कोई भी मेडल नहीं दिया जाना था। बाद में इन्हें भी मेडल में शामिल कर लिया गया था, मेडल प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया था। तो टोटल कुल खेल कितने हो गए, 35। अगर केवल प्रदर्शनी खेल ही पूछते हैं तो ध्यान रखना है योग और मलखंभ। अभी हमने देखा था चकरपुर स्टेडियम खटीमा में, वहां पर मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं इसके शुभंकर की। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली, जो कि मोनाल से प्रेरित था। मशाल का नाम था, इसमें जो मशाल प्रयुक्त हुई थी उसका नाम था तेजस्विनी। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। तो इसका जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी 38वें खेल हुए थे राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आप लोगों ने ध्यान रखना है गोवा में। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, 39वें राष्ट्रीय खेल जो अगले राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोग के लिए एक सवाल है
जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं आप कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर दें, अपने नोट्स में भी उन्हें शामिल करना है। अब एंथम या गीत की अगर मैं बात करता हूँ 38वें राष्ट्रीय खेल का, तो इसका एंथम या गीत था आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। थीम की अगर मैं बात करता हूँ इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनकी थीम थी ग्रीन गेम्स या हरित खेल। उत्तराखंड के लिए पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा जी ने, ये कांस्य पदक जीता था इन्होंने। एक खेल प्रतियोगिता है वुशु खेल। उत्तराखंड ने अगर मैं बात करूं कुल कितने पदक जीते थे, 103 पदक जीते थे, जिसमें थे 24 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 35 थे सिल्वर, 35 थे इसमें सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो इसे रजत पदक कहते हैं, और 44 थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो टोटल आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी जी। अगला पॉइंट है 8 जिलों में इस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 8 जिलों के 11 स्थलों में खेल प्रतियोगिताएं 38वें राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं पदक तालिका की। तो पदक तालिका पे नंबर 1 पे है सर्विसेज की टीम, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा और हमारा प्यारा उत्तराखंड रहा है 7वें नंबर पे। पिछली बार जो गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खेल, वहां पर तो उत्तराखंड का स्थान बहुत ही पुष्ट प्रदर्शन रहा था उत्तराखंड का, लेकिन इस बार काफी अच्छा रहा। होम एडवांटेज भी हमारे प्यारे उत्तराखंड ने लिया है। सर्विसेज की टीम ने 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसने 54 गोल्ड मेडल, तीसरे स्थान पर है हरियाणा जिसने 48 गोल्ड मेडल। अब बात करें उत्तराखंड की तो जिसने 24 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं 35 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 44। तो टोटल आप करेंगे तो 103 पदक हमारे प्यारे उत्तराखंड ने जीते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड बजट 2025-26 जिसे पेश किया था हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। उस समय पर वित्त मंत्री यही थे, वर्तमान समय में ये किसी पद पर नहीं है। अब बात करते हैं, अगर देखें बजट का आकार कितना रहा, इस बार का जो बजट रहा है वो रहा है 1,01,175.33 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 13.38% है। पिछले बजट की अगर मैं बात करता हूं तो 89,230.07 करोड़ रुपए पिछले बार का बजट रहा था। आगे बढ़ते हैं, राजस्व व्यय की अगर मैं बात करता हूं तो ये है 59,954.65 करोड़। पूंजीगत व्यय की बात अगर हम करते हैं 41,220.68 करोड़। तो कुल व्यय अगर मैं बात करता हूं इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बनता है 1,01,175.33 करोड़ रुपए। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की। तो राजस्व प्राप्ति है 62,540.54 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति है 38,494.21 करोड़। कुल प्राप्तियों की अगर मैं बात करता हूं तो यह है 1,01,334.75 करोड़ रुपए। बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। तो कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इस वर्ष के लिए कुल राजकोषीय घाटा है 12,604.92 करोड़ रुपए, जो कि हमारी पूरी जीडीपी का 2.94% है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं, सरकार यदि 1 रुपया कमाती है तो वो हिस्सा कहां से आता है। फिर उसके बाद देखेंगे सरकार का 1 रुपया व्यय कहां होता है। 1 रुपये को बेस मानकर हम चल रहे हैं, वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कितना भी हो सकता है। तो जो सरकार की कमाई होती है उसका 100% अगर मैं मानता हूं तो उसमें स्वयं का कर राजस्व है 29.38, सर्वाधिक इसी का परसेंटेज है। लोक ऋण की अगर मैं बात करता हूं तो 23.21% कमाई यहां से होती है। केंद्र सरकार से सहायता जो प्राप्त होती है वो है 22.30%। केंद्रीय करों में राज्य का अंश बनता है 19.46%। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम वाला याद रखना है। स्वयं के कर राजस्व से हमें 29.38% की कमाई होती है। अब देखते हैं हमारा व्यय कहां होता है, खर्चा कहां होता है। मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो अन्य व्यय हमारा मैक्सिमम होता है 28.97%। अगर किसी विशेष मद पर पूछे जाए कि सर्वाधिक खर्चा आपका कहां होता है तो वेतन भत्ते और मजदूरी में 23.98% का खर्चा होता है। पेंशन पर जो खर्चा होता है 12.13%। निर्माण कार्यों पर होता है 10.94%। जबकि निवेश ऋण पर खर्चा होता है 9.11%। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स बनाते हुए चलना है। अब जैसे सेंट्रल लेवल पर जीडीपी होती है तो स्टेट लेवल पे जीएसडीपी,
यानी ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो राज्य की जीएसडीपी का जो आकार है 4,29,307.53 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं 2025-26 के लिए जेंडर बजट कितना रखा गया है। तो ये रखा गया है 16,961.32 करोड़, जो पिछले बार के मुकाबले 16.66% अधिक है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य, सभी राज्यों में सबसे आगे लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बजट के तहत, उसके तहत नमो बजट और ज्ञान मॉडल पर हमारा बजट आधारित है। अब नमो के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, बात करते हैं। नमो के एन से बनता है नवाचार, ए से बनता है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम से बनता है महान विरासत और ओ से बनता है ओजस्वी मानव संसाधन। अब जो ज्ञान थीम पर आधारित था उसमें देख लेते हैं। जी से बनता है गरीबों पर विशेष फोकस, वाई से बनता है युवाओं पर फोकस, ए से बनता है अन्नदाता यानी कृषकों पर फोकस और एन से बनता है नारी सशक्तिकरण। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में योगदान की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले बार अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग को ध्यान होगा, पिछले बार जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र होते हैं, तो सर्वाधिक योगदान जो हमारे बजट में था वो था द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी उद्योग का सर्वाधिक योगदान हमारे बजट में था। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का योगदान था 9.99% और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर का योगदान था 43.13%, जो पिछले बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इस बार के बजट की अगर बात करता हूं तो सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का 46.7%। हमारे भारत के बजट में भी सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का ही रहता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 43.5%, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि सेक्टर आता है उसका योगदान है 9.8। तो 2024-25 के बजट में सर्वाधिक योगदान था द्वितीय क्षेत्र का और इस बार के बजट में अगर देखेंगे सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा सेक्टर का। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करता हूं 2023-24 में आप लोग देख रहे होंगे 2,60,201 रुपया, जबकि 2024-25 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय काउंट की गई है वो 2,74,064 रुपये, जो कि पिछले बार के मुकाबले 11.33% की इसमें वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की। 2024-25 के लिए ये है 3,78,245 करोड़ रुपए, जबकि 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद था 3,32,998 करोड़ रुपए। अभी आप लोगों ने देखा होगा नमो बजट के अंतर्गत तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी था, तो उसके अंतर्गत 7 बिंदु दिए गए जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है। तो 7 बिंदु कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है कृषि, इस पर विशेष फोकस, उसके बाद उद्योग, इसके बाद ऊर्जा, अगला पॉइंट बनता है अवसंरचना, 5वां पॉइंट बनता है संयोजकता, 6ठा पॉइंट बनता है पर्यटन और 7वां पॉइंट बनता है सप्तर्षि के अंतर्गत आयुष। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूसीसी के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। तो यूसीसी समान नागरिक संहिता हम लोग जानते हैं 27 जनवरी 2025 से हमारे प्यारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है, जिसके तहत 5 तत्वों को प्रतिबिंब बनाया गया है, जिसके तहत समरसता, समानता, सम्मान, सुरक्षा और शक्तिकरण को शामिल किया गया है। सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब विभिन्न कार्य योजनाओं हेतु सरकार द्वारा कुछ बजट निर्धारित किया गया, वो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी हैं वो मैंने सारे यहाँ पर नोट डाउन करे हैं, वही आपने भी नोट डाउन कर लेने हैं। कम से कम इतना तो आपने याद रखना है। इस बार का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था समान नागरिक संहिता, उसके लिए 30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ का बजट, जलवायु परिवर्तन के लिए 60 करोड़, पलायन रोकथाम के लिए 10 करोड़ का बजट, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसी के साथ वनों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की जो कैंपा योजना है उसके लिए 395 करोड़ रुपए, जल संरक्षण के तहत जो सारा योजना है उसके लिए 125 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। आयुष्मान योजना की अगर मैं बात करता हूं उसके लिए 550 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। सीएम महालक्ष्मी किट, गर्भवती महिलाओं के लिए जो किट होती है उसके लिए 22.62 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इसी के साथ हम देखते हैं सीएम वात्सल्य योजना के तहत 18.88 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नंदा गौरा योजना के तहत 157.84 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए,
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किए गए हैं। सौंग बांध के लिए 75 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए, जो बिल्कुल पिछले वर्ष काफ़ी खबरों में भी रहा था, हर घर नल योजना और जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत 1843 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं बजट में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2025 सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में भू कानून लागू हो गया है। कब से? 19 फरवरी 2025 से, जिसके तहत हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर शेष जो 11 जिले हैं उसमें बाहरी राज्य के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीद नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में शनिवार को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो आर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को एक सम्मान दिया गया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलुरु के द्वारा, विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विशेषज्ञ मायरा मुनियाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भाषा संस्थान उत्तराखंड ने 2 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है। कौन कौन से साहित्यकार हैं वो? सबसे पहले हैं मोहन जोशी जी। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम है शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ अवार्ड। इसी के साथ गोपाल दत्त भट्ट जी को भी सम्मानित किया गया है गुमानी पंत अवार्ड से। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में टॉप राज्य यानी किस प्रदेश में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल, जहां 543 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा उत्तराखंड, जहां पक्षियों की 446 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। तीसरे स्थान पर आता है असम, जहां पक्षियों की 413 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। 414 प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं। टनकपुर की पूजा तिवारी जी को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पंजाब एम्स भटिंडा में रिसर्च वैज्ञानिक है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च वैज्ञानिक है, एम्स भटिंडा के अंतर्गत। ये कहाँ की निवासी? हमारे प्यारे उत्तराखंड के टनकपुर की निवासी हैं पूजा तिवारी जी। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग महोत्सव का आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर बताना है। गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे व्यक्ति हैं किशन महिपाल जी। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम चंपावत में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है रेनबो ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने अपने सभी कार्यों को डिजिटल रूप से करने के लिए एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है नेवा ई विधानसभा ऐप। नेवा ऐप आप लोगों ने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे जो किया गया है उसके अनुसार लगातार दूसरे साल उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट देश भर में 2nd स्थान पर है। यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के आधार पर देश के जो एयरपोर्ट है उनका सर्वे किया गया, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हमारा प्यारे उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है, जिसे 5 में से 4.99 अंक प्राप्त हुए हैं। पहले स्थान पर अगर बात करें देश भर में तो पहले स्थान पर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े ट्रैक का शिलान्यास पीएम मोदी ने जनकताल जादूंग घाटी उत्तरकाशी में किया। इसके साथ नीला पानी क्षेत्र में मुलिंगला जो पास है उसका उद्घाटन भी पीएम मोदी जी ने ही किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार ने हमारे प्यारे उत्तराखंड राज्य के लिए रेल बजट के तहत 4,641 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिसके तहत देश भर में 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनेगा और प्यारे उत्तराखंड में 49 किलोमीटर का रेल ट्रैक बनेगा। इसके तहत 11 अमृत स्टेशनों हेतु बजट की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं।
पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान वर्ष 2024 के लिए सुभाष पंत जी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुमानी पंत सम्मान से सम्मानित किए गए गोपाल दत्त भट्ट जी, भजन सिंह सम्मान से सम्मानित किए गए कुलानंद घनसाला जी, गोविंद चातक सम्मान से सम्मानित किए गए सुनीता चौहान जी, महादेवी सम्मान से सम्मानित किए गए शशिभूषण बडौनी जी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अब रुपयों में अगर देखें, अंकों के माध्यम से देखें तो दोगुना करने का लक्ष्य तो रखा गया है, तो कितने लाख करोड़ रखा गया है ये उद्देश्य? 5.70 लाख करोड़ निर्धारित किया गया बजट का आकार अगले 5 सालों में। आगे बढ़ते हैं। इको फ्रेंडली व सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है रुद्रप्रयाग को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यावरणविद और स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी विमला बहुगुणा जी का निधन हो गया है। ये सर्वोदय की प्रमुख कार्यकर्ता रही थी और विनोबा भावे जी द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था, भूदान आंदोलन। इसमें भी कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया था, विमला बहुगुणा जी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के 2 पर्यावरणविदों का नाम शामिल किया गया। बहुत अच्छी खबर है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। तो पहले व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, दूसरे हैं अनिल प्रकाश जोशी जी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जंगलों को आग से बचाने के लिए शीतलाखेत मॉडल अपनाया जाएगा। इस मॉडल की शुरुआत की थी गजेंद्र रावत जी ने वर्ष 2000। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मार्च 2025। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी की 4 महिलाएं शामिल हैं और शेष जो 12 जिले हैं, हर जिले से 2-2 महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे पहला है केदारनाथ से सोनप्रयाग तक का, जो कि 12.9 किलोमीटर लंबा रहेगा, जबकि दूसरा रोपवे है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, जिसकी लंबाई रहेगी 12.4 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं इस रोपवे सिस्टम की लागत कितनी है, तो 2730.13 करोड़। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 से प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला या परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध भी कराया जाएगा। अगला पॉइंट, ये काफी अच्छी शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम धामी ने मेरा धारा नौला मेरा, धारा मेरा नौला मेरा, गांव मेरा प्रयास मेरा, इस पर आधारित एक ऐप लॉन्च की है, भगीरथ ऐप। इन जल संरक्षण की एक संबंधित योजना है और इस ऐप को किस संगठन ने किस संस्था ने बनाया? सारा नामक संस्था ने बनाया है, जो नदियों के रिजुविनेशन यानी उनके रिवाइवल पर काम करती है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन देहरादून में हुआ है। अगला पॉइंट, किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल प्रस्तावित है? हरसिल में। अगला पॉइंट, सोन चिरैया संस्था द्वारा उत्तराखंड की लोक गायिका बसंती मिश्र जी को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है नैनीताल को। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित सेवा दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष 23 मार्च को। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम मातृत्व वंदना योजना में पहला स्थान उत्तराखंड में प्राप्त हुआ है पौड़ी गढ़वाल को। इन्होंने 95% की एक्यूरेसी के साथ काम किया है। दूसरे नंबर पे है देहरादून 93%। तीसरे स्थान पर है बागेश्वर और उधमसिंह नगर, जिन्होंने 88% सफलतापूर्वक इस योजना को लागू किया है। अब बात करता हूं पीएम मातृत्व वंदना योजना की। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 से की थी और हमारे प्यारे उत्तराखंड में इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2018। इस योजना के तहत अंतिम स्थान पर अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरकाशी है, जिसमें इस योजना के तहत केवल 54% ही सफलता हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव बने हैं श्री आनंदवर्धन। ये मार्च का करंट अफेयर्स है। अपनी परीक्षाओं के हिसाब से आपने इसको अपडेट कर देना है।
इससे पहले 18वें मुख्य सचिव थी राधा रतूड़ी जी, जो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत 12 मार्च 2025 से की है। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वुमेन इंटर्नशिप समिट में उत्तराखंड की बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, प्रदेश के पहले, ये करंट अफेयर्स में बहुत बार पिछले साल आपको बता चुका हूं, प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण लोहाघाट के छमनिया चौड़ में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत धनराशि है 256.96 करोड़। बात करें हमारी खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो रेखा आर्य जी हैं। बात करें, ये स्पोर्ट्स कॉलेज पहले बनने वाला था रुद्रपुर में, वहां जमीन अलॉट न होने के कारण इसको शिफ्ट किया गया है चंपावत के लोहाघाट में। लोहाघाट में भी छमनिया चौड़ नामक एक स्थल है, वहां पर छमनिया चौड़। आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला पॉइंट, केंद्रीय विद्युत और सिंचाई विभाग द्वारा उत्तरकाशी में स्थित यूजेवीएनएल के तिलोथ विद्युत ग्रह, जो कि मनेरी भाली परियोजना का ही एक हिस्सा है, तिलोथ विद्युत ग्रह को सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी क्षमता की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्षमता है 90 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने मार्च माह में गंगोत्री के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा के दर्शन किए। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला पॉइंट, लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन हरसिल में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने टीबी मुक्त यानी क्षय रोग मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों के लिए बेस्ट प्रदर्शन हेतु हमारे प्यारे उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बना है रुद्रप्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला पॉइंट देखते हैं। आईआईटी रुड़की ने भूकंप की जानकारी देने हेतु एक ऐप विकसित किया है, भूदेव ऐप। इसमें क्या होगा, भूकंप आने से पहले 10 से 15 सेकंड पहले आपको एक अपडेट दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मिस उत्तराखंड 2025 से सम्मानित की गई है मेघना ठाकुर जी। अगला पॉइंट, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्था द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता में लगाया जाएगा। चक्राता किस जिले में है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगली खबर भी काफी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन IPSC 2025 का आयोजन IIT रुड़की में किया गया है। अगला पॉइंट, सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की शामिल महिला है आरुषि निशंक जी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एमएड विशेष शिक्षा की मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद ने दे दी है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। पहला पॉइंट है, राज्य के 5वें मुख्य सूचना आयुक्त बनी है राधा रतूड़ी जी। ये इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। अब बात करें राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वो थे RS टोलिया जी, रघुनंदन सिंह टोलिया जी। अगला पॉइंट है, कुपोषण कम करने के लिए उत्तराखंड में एक मिशन लॉन्च किया गया, उसका नाम है मिशन ओजस। अगला पॉइंट, देश का पहला राज्य जहां सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 जिसका 5वां संस्करण इस वर्ष आयोजित हुआ है, हमारे प्यारे उत्तराखंड का स्थान रहा है 10वां, जिसमें उत्तराखंड को कुल प्राप्त हुए हैं 6 पदक, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। पहला स्थान प्राप्त किया था सेना ने, तो सेना की टीम ने टोटल इस खेल में प्राप्त किए हैं 18 पदक, 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। खेलो इंडिया विंटर्स गेम के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला पॉइंट है, दिमाग से संबंधित एक बीमारी है पेनक्रियाटिक बीमारी, इसमें उत्तराखंड का पूरे भारत में स्थान है 6ठा और सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, टीबी मुक्त यानी क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का प्रथम जिला रहा है चंपावत, पहला जिला रहा है चंपावत। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र रोहन डेरी हाट पिथौरागढ़ में बनेगा। अगला पॉइंट, सेना की सेंट्रल कमांड और SIDM के सहयोग से सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ है। अगला पॉइंट, हॉकी की प्लेयर
हमारे हरिद्वार की निवासी वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को सही सुविधाएं देने के लिए गंगा और शारदा नदी के किनारों पर धार्मिक गलियारे को विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के यू गेम्स यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट असेट मैनेजमेंट सिस्टम नवाचार राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 हमारे प्यारे उत्तराखंड को दिया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी शुरुआत दून विश्वविद्यालय में की जाएगी, दून विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट, SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। इस सम्मेलन में ऊर्जा और रसायन क्षेत्र में नवाचार, भागीदारी और सतत विकास पर केंद्रित सम्मेलन रहा है। चमोली के सरकोट गांव को फिट इंडिया गांव या आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का स्थान रहा है 16वां, इसमें टॉप पर राज्य रहा है कर्नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं, पिथौरागढ़ डीडीहाट के निवासी 83 वर्षीय बास्केटबॉल प्लेयर हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हो गया है। इन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी बहुत सालों तक। बास्केटबॉल प्लेयर हरिदत्त कापड़ी जी 1969 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 2005 में स्थापित यूसर्ग यानी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र का विलय यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ कर दिया गया है। यूसर्ग की स्थापना 2005 में, जबकि यूकॉस्ट की स्थापना 21 फरवरी 2005 को हुई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में तितली गैलरी की स्थापना जौलीग्रांट देहरादून में की जाएगी। और तितली संग्रहालय तो हम जानते ही हैं, भीमताल में स्थित है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 इसका दूसरा संस्करण, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पदक तालिका में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 17वां। उत्तराखंड को 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। टॉप राज्य अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा इसमें टॉप में रहा है, जिसे 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर यानी रजत पदक की बात हो रही है, और 21 इन्हें प्राप्त हुए ब्रॉन्ज मेडल, यानी कुल मिलाकर हरियाणा को प्राप्त हुए हैं 104 पदक। इन खेलों के शुभंकर की अगर मैं बात करता हूं तो इनका शुभंकर है उज्ज्वला। अगला पॉइंट आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए AI आधारित चैटबॉट यानी गार्गी नारी शक्ति, इसका शुभारंभ किया गया प्यारे उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, पहले तो पीर पंजाल वाली थी आप लोग जानते ही हैं, अब सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। देवप्रयाग से ज्ञानसू या जानसू के बीच में एक रेल सुरंग है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत आती है। इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूसीसी लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं, 27 जनवरी से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब गुजरात भी इसी पथ पर चलने के लिए यूसीसी लागू करवाना चाहता है अपने राज्य में। मिस उत्तराखंड 2025 से सम्मानित किया गया मेघना ठाकुर जी को। अगला पॉइंट है, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में टॉप जिला रहा है देहरादून। यह लगातार तीसरे साल इस उपलब्धि को इन्होंने प्राप्त किया है। IIT रुड़की द्वारा भूकंप निर्धारण करने हेतु एक ऐप बनाई गई जिसका नाम है भूदेव ऐप। आगे बढ़ते हैं, राज्य में त्रिशूल पार्क, यह पौड़ी में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की देवभूमि उद्यमिता योजना, इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वरोजगार के लिए लोगों को मदद करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। निःशुल्क ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का अंतिम पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण में उन्नत कार्य करने के लिए उत्तराखंड उत्तरकाशी के मथौली गांव को बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है। बुआरी का अर्थ अगर मैं कहता हूं तो बुआरी का अर्थ होता है बहू। खंड वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये 18वीं वन रिपोर्ट है। कुछ जीके से रिलेटेड फैक्ट इसमें पूछे जाते हैं कि पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी हुई थी। 1987 में जारी हुई थी। ये जो वन रिपोर्ट 2023 की है, ये 18वीं वन रिपोर्ट है। इससे पहले 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
कहाँ से ये रिपोर्ट जारी होती है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से ये रिपोर्ट जारी होती है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि हमारे देहरादून में जिसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्टार्ट करते हैं। 18वें वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें कितने क्षेत्रफल पर उत्तराखंड में वनाच्छादन है, तो ये है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 45.44%। ये प्रतिशत कैसे है? यदि उत्तराखंड का क्षेत्रफल मैं 100% मानता हूं तो उसके 45.44% भाग पर वनाच्छादन है। 17वीं वन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो वन रिपोर्ट आई थी 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? अभी बताया मैंने आपको 2021 में। उसमें वन क्षेत्रफल आप देखते हैं तो 24,305.13। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना है? 24,303.83। यानी पिछली रिपोर्ट यानी 2021 से 2023 में आते आते वन क्षेत्रफल, उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कमी आई है। तो कितने वर्ग किलोमीटर कमी आई है? 1.30 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। अब देखते हैं वन रिपोर्ट के अनुसार। वन रिपोर्ट 2021 और 2023 का कंपैरिजन करेंगे। किस आधार पर? अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट और उसके कंपैरिजन करेंगे 2023 यानी जो अभी रिपोर्ट जारी हुई उससे। तो सबसे पहले हम आते हैं अति सघन वन। तो इसका क्षेत्रफल है 5,055.01 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर है 9.45%। इसके बाद आता है मध्यम सघन वन। 2021 की रिपोर्ट की बात हो रही है ये। तो मध्यम सघन वन थे 12,768.05 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर ये थे 23.87%। खुले वनों की बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो उत्तराखंड में इनका क्षेत्रफल था 6,482.07 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर 12.12%। टोटल ये बनता है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर ये बनता है 45.44। अब देखते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में। अति सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 5,266.58 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर है 9.58। इसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन। इनका क्षेत्रफल है 12,517.63 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 23.40 वर्ग किलो प्रतिशत 23.40। उसके बाद आते हैं खुले वन। इनका क्षेत्रफल है 6,519.62 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 12.19%। अब इनका कंपैरिजन अगर हम देखें किसमें कमी आई है किसमें वृद्धि आई है, तो अति सघन वन की अगर हम बात करता हूं तो इनका प्रतिशत था 9.45। कब? 2021 में। वर्तमान में इनका प्रतिशत कितना हो गया है? बढ़कर 9.58%। क्षेत्रफल में अंतर आप देख सकते हैं 5,055 और यहाँ पर है 5,266। इसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन। इसका प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 23.87% था 2021 में, जबकि 2023 की रिपोर्ट में यह प्रतिशत घटकर हो गया है 23.40। और स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देखें तो 2021 में मध्यम सघन वन थे 12,768 वर्ग किलोमीटर, जो कि घटकर अब हो गए हैं कितने? 12,517 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से कंपैरिजन वाले सवाल आ सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपने इस वीडियो को सुनना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं वनों के वर्गीकरण में खुले वन। खुले वन 2021 के हिसाब से प्रतिशत देखें तो 12.12%, जबकि खुले वन वर्ष 2023 की रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट में देखें तो ये बढ़कर हो जाते हैं 12.19%। खुले वनों में अगर क्षेत्रफल हम देखें तो ये बढ़कर कितना हो गया है? 6,519.62 वर्ग किलोमीटर। तो अति सघन वन कहें और खुले वन कहें, इसमें वृद्धि हुई है पिछले के मुकाबले, जबकि मध्यम सघन वनों में कमी आई है। स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे तो इसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है और अपने नोट्स भी इसी प्रकार आपने बनाने हैं कंपैरिजन के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें झाड़ियों वाला वर्गीकरण भी आता है, उसको आगे हम देखेंगे। अब बांटते हैं इनको जिलेवार आंकड़ों के तहत। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन है। सबसे पहले है पौड़ी, उसके बाद है उत्तरकाशी, उसके बाद है नैनीताल और उसके बाद है चमोली। सबसे पहले पौड़ी, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद नैनीताल
और उसके बाद चमोली। तो इसको याद करने का मैंने कोड बनाया है पूर्णाचल। मैं कोड इसका लिखा देता हूं आपको, आप याद करना चाहते हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्णाचल। पी से क्या बनता है? पौड़ी। यू से उत्तरकाशी। एन से नैनीताल। और चल से बनता है चमोली। पूर्णाचल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, इनका कोड है पूर्णाचल। तो पौड़ी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 3,360.55 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है उत्तरकाशी, इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 3,023.86 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है नैनीताल, इसका क्षेत्रफल है 2,866.55 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है चमोली 2,641.30 स्क्वायर किलोमीटर। अभी क्षेत्रफल याद ना भी करें, क्षेत्रफल आप सिर्फ पौड़ी पर विशेष ध्यान दें, लेकिन ये क्रम जरूर आपने याद रखना है। पूना, PUNA, पूना, ए स्मॉल है, उसके बाद चल, पूर्णाचल। पी से पौड़ी, यू से उत्तरकाशी, ना से नैनीताल, नैनीताल की स्पेलिंग में NAI आता है, NA आता है ना, तो ना। चल से चमोली। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो सर्वाधिक तो देख लिए, उसी के साथ हम न्यूनतम वाले भी देख लेते हैं। न्यूनतम वालों को याद करने का भी बहुत ईजी सा कोड मैंने बनाया हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए काम करने वाली, ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNHRC। तो उसी से हम याद रखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले तो हमने याद करे कैसे? पूर्णाचल, पूर्णाचल। मैंने लिखा नहीं है, आपने अपने नोट्स में इसको लिखना है। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल, न्यूनतम, न्यूनतम को कैसे याद रखना है? ह्यूमन राइट न्यून हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसे याद रखना आप। ह्यूमन राइट UNHRC। तो UN से बनता है उधम सिंह नगर, H से बनता है हरिद्वार, UN से बना उधम सिंह नगर, H से हरिद्वार, R से बना रुद्रप्रयाग और C से बना चंपावत। अब C से चमोली भी बन सकता था, आप सोचेंगे C से चमोली भी हो सकता है। अब चमोली तो अधिकतम वाले में आ गया ना, तो C वाला नहीं आएगा यहाँ, ऐसे आपने याद रखना है। UNHRC यहाँ क्या था सर्वाधिक वाले में? पूर्णाचल, पूर्णाचल, पूर्णाचल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है चंपावत, उसके बाद आता है नैनीताल, उसके बाद आता है पौड़ी, उसके बाद आता है टिहरी। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी। अभी प्रतिशत हमने कैसे निकाला है? यदि चंपावत के क्षेत्रफल को मैं 100% मानता हूं, तो उस 100% में से 69.06% भाग पर क्या है? वन है। इसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा चंपावत है। नैनीताल के क्षेत्रफल को अगर मैं 100% मानता हूं, हर जिले के क्षेत्रफल को 100% मान के हम ये प्रतिशत के आधार पर वन देख रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा नैनीताल, 67.43%। पहले केवल नामों को याद करने का प्रयास करें। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, तो 1% के आधार पर चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, इसी क्रम में आप याद रखें। उसके बाद आते हैं न्यूनतम 1% वाले जिले। तो सबसे पहले आता है उधम सिंह नगर 19.44%, उससे थोड़ा अधिक है हरिद्वार। उसके बाद है पिथौरागढ़ 30.15, उसके बाद है चमोली 32.89%। यानी जो सर्वाधिक वाला हम देख रहे हैं वो आ रहा है हमारा घटते क्रम में, और न्यूनतम वाला हम देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। ये आपने ध्यान रखना है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे कम, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, इस प्रकार से इसी क्रम में याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको याद रखने में। अभी आप लोग को याद होगा हमने क्या है वनों का वर्गीकरण किया था, किस प्रकार से? अति सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन। अब हम इसी में वर्गीकरण करेंगे सर्वाधिक अति सघन वन वाले, न्यूनतम अति सघन वन वाले जिले, ऐसे मध्यम में सर्वाधिक और न्यूनतम। उसके बाद खुले वनों में भी देखेंगे सर्वाधिक खुले वन वाले जिले और न्यूनतम खुले वन वाले जिले। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में झाड़ियां कितनी हैं, सर्वाधिक झाड़ियां प्रतिशत कहां पर हैं, क्या हैं, ये हम कवर करेंगे। देखिए वनों का वर्गीकरण जैसे हमने करा, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वनों की परिभाषा ये कहती है कि किसी क्षेत्र में 70% या उससे अधिक वन है तो वह क्षेत्र कहलाएगा अति सघन वन वाला।
तो अब इनका वर्गीकरण सर्वाधिक और न्यूनतम के आधार पर देखते हैं। तो सर्वाधिक अति सघन वनों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है नैनीताल, उसके बाद है देहरादून थोड़े कम, और उसके बाद है उत्तरकाशी। तो सर्वाधिक वाली सीरीज हमारी घट रही है, घटते हुए क्रम में है, जबकि न्यूनतम वाली सीरीज जो है हमारी बढ़ते हुए क्रम में है। कैसे? न्यूनतम सबसे कम अति सघन वनों की बात करें तो हरिद्वार में, इससे थोड़ा अधिक है उधमसिंह नगर में, और इससे थोड़ा अधिक है बागेश्वर में। 3 जरूर मिनिमम आपने याद रखने हैं। अति सघन वन हमने देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मध्यम सघन वन, देखो अति सघन वनों की परिभाषा क्या थी कि किसी क्षेत्र में यदि 70% या उससे अधिक वन है क्षेत्र में, तो वह वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन के अंतर्गत आ गया। तो मध्यम सघन वन की परिभाषा है यदि किसी क्षेत्र में 40 से 70% भाग में, कम से कम 40 अधिकतम 70% एरिया में क्या है, वन है, तो वो MDF यानी मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मध्यम सघन वन सर्वाधिक की बात अगर मैं करता हूं तो सर्वाधिक है पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद है उत्तरकाशी, और तीसरे नंबर पे आता है नैनीताल। न्यूनतम की अगर बात करता हूँ सबसे कम मध्यम सघन वन है उधमसिंह नगर, उसके बाद आता है हरिद्वार, और उसके बाद आता है चंपावत। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खुले वनों की। खुले वनों की परिभाषा क्या है? यदि किसी क्षेत्र में 10 से 40% एरिया क्या वन का है तो खुले वन के अंतर्गत आ गया, और 10 से भी कम है तो वो झाड़ियों के अंतर्गत आ जाता है, उसे स्क्रब कहते हैं, उसको भी देखेंगे। तो खुले वन सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक खुले वन है पौड़ी, उसके बाद है टिहरी गढ़वाल, और उसके बाद है उत्तरकाशी। न्यूनतम खुले वनों की बात करता हूं तो उधमसिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, और उसके बाद है चंपावत। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं झाड़ियों की। स्क्रब इन्हें कहते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, स्क्रब क्या है, 10 या 10 से कम है, 10% या उससे कम भाग पर क्या है वन है, तो वो झाड़ियों के अंतर्गत है। 10 से 40 के अंतर्गत देखेंगे तो खुले वन है, 40 से 70% के बीच में देखेंगे तो मध्यम सघन वन, 70 या उससे अधिक अगर देखते हैं किसी क्षेत्र में वन, तो वो हमारा बन जाता है अति सघन वन। तो झाड़ियों की अगर बात करें उत्तराखंड में, इनका क्षेत्रफल है 412.88 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत के आधार पर है 0.77%। पिछली वन रिपोर्ट यानी 2021 की रिपोर्ट में इसका प्रतिशत था 0.73%, यानी पिछले के मुकाबले 0.04% इसमें वृद्धि हुई है। अब सर्वाधिक झाड़ियों की बात करता हूं क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे ज्यादा झाड़े हैं टिहरी, पिछली रिपोर्ट में भी टिहरी में ही थे, उसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल, और उसके बाद आता है देहरादून। न्यूनतम झाड़ियों के क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे कम झाड़े हैं बागेश्वर में, उसके बाद है चमोली में, उसके बाद है उधमसिंह। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मार्च 14 को APS मेंस परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसके लिए हमारे द्वारा कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें पत्र लेखन के नोट्स आप लोग को प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक अधिसूचना, यानी जो आपका पत्र लेखन वाला सिलेबस है वो पूरा आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 1 साल की PDF आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ आप लोग की जो मेंस परीक्षा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने संकलन किया हुआ, वो PDF भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग को बताना चाहूँगा, सभी जो भी नोट्स हमारे हैं वो सभी मेरे द्वारा बनाए गए रिटर्न नोट्स हैं। यदि ये PDF आप चाहते हैं, परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, पत्र लेखन, इसी के साथ करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर की PDF ये चाहते हैं, तो आपने मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। आपको सभी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर पर आप लोगों ने विशेष फोकस करना है, उसी के आधार पर आयोग के द्वारा आपका पेपर सेट किया जाता है। इसी के साथ UKSSC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं अप्रैल से मई माह में होना प्रस्तावित है। और इसी के साथ कनीय सहायक पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो इन भर्ती परीक्षाओं के लिए जो UKSSC द्वारा सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसका एक वीडियो बैच हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है, 15 मार्च को बैच समाप्त हो जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। 7895127508 पर आपने मैसेज करना है। इसी के साथ UKSSC, UKPSC की जितनी भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें शामिल है संपूर्ण उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर,
भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी यदि आप चाहते हैं। और बाकी पीडीएफ इत्यादि के लिए आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड